हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। अब हम लोग जो है सीटेट की जो सीरीज चल रही थी, इसमें ईवीएस और हिंदी को कंप्लीट कर लेते, उसी में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीटेट का सबसे मेन जो सब्जेक्ट है जिसे कहें, और जो सारे सब्जेक्ट में लगभग कहीं ना कहीं यूज़ होता है, और अपना एक जो है इसका 30 नंबर है ही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बाल विकास पर बात करने वाले हैं। बाल विकास सीटेट में 30 नंबर का पूछा जाता है, पर ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि ये जो है बाकी सारे सब्जेक्ट के भी मतलब बेसिक के रूप में काफ़ी यूज होता है, क्योंकि ये सबकी पेडागोजी कहीं ना कहीं इसी से जो है रिलेटेड होती है। सारे सब्जेक्ट की, ईवीएस की, मैथ्स की, या फिर बात करें आपकी हिंदी की, तो ये सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी का ये बेस होता है। मतलब इसमें पूरी साइकोलॉजी जो बच्चे की होती है वो बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं हम लोग। पूरा उससे जन्म से लेकर के सारे स्टेजेस वगैरह, क्या ग्रोथ होता है, क्या डेवलपमेंट होता है, वृद्धि विकास, और कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या दिया, किस एज में क्या होता है, सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा गहरे वे में, डीप वे में इसमें पढ़ते हैं हम लोग। तो आप कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद नहीं तो सुन भी सकते हैं। आपको एक अच्छा रिवीजन होगा, और उसके साथ अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आप 1 से 2 बार में आप देखने के बाद पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम क्लियर करने तक के लिए। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। बात हम लोग बाल विकास से रिलेटेड टॉपिक्स पर करते हैं, और इसका सबसे पहला जो टॉपिक है शुरुआत में आपका वृद्धि एवं विकास। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इनको बड़े गहनता से, बड़े अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, कुछ एग्जाम्पल बेसिक भी लेकर के। वृद्धि यानी ग्रोथ, और विकास यानी डेवलपमेंट। तो ये क्या होता है वृद्धि एवं विकास? तो देखिए, विकास जो है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया जो सतत चलती रहती है, तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। यानी विकास को मैं अगर बताऊं आपको, डेवलपमेंट को, तो विकास जो है वो किसी भी मनुष्य के गर्भ से लेकर के, मतलब जब वो माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर के मरने तक, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है तब तक विकास चलता रहता है, यानी डेवलपमेंट। और वृद्धि जो है आपका कुछ मेच्योरिटी, यानी कुछ आपकी परिपक्वता होने के बाद रुक जाती है। तो विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसे जो है एक साधारण शब्दों में यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि विकास जो है गर्भ से कब्र तक। कब्र मतलब यहाँ पे मरने की बात करी गई, किसी विशेष धर्म या किसी भी चीज़ों से रिलेटेड नहीं। मतलब आपको ये समझाने का किया गया कि जब आप माँ के गर्भ में होते हैं तब से लेकर के जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपका जो है विकास चलता रहता है। वूम टू टूम कहते हैं विकास, यानी डेवलपमेंट। ठीक है, और वृद्धि जो है कुछ परिपक्वता के साथ रुकती जाती है। कुछ आपकी मेच्योरिटी जब इतनी हो जाती है कि आप कुछ जरूरत एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो है वृद्धि रुक जाती है। और ये देखिए आपको मैथमेटिकल साइन लगा है, इसका मतलब ये है कि विकास इतनी बड़ी चीज है कि विकास, वृद्धि जो है विकास का पार्ट्स है, उसका एक भाग है। ठीक है, तो वृद्धि और विकास में आप इतना अंतर तो समझ ही गए होंगे कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। ये नहीं कि आज आपका मतलब कि जो विकास है वो एक बैक हो जाए, एक बैक जैसे मतलब एकदम आज कुछ और था और कल कुछ और हो जाए, ऐसा नहीं है। ये एक सतत कॉन्टिन्यूअस जो है स्लो मोशन में पूरे जीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। और इसके अंदर गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटेटिव चेंज और आपका क्वांटिटेटिव चेंज दोनों आ जाते हैं, समझ रहे हैं। पर वृद्धि के अंतर्गत जो है आपका सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज आता है, ना कि क्वालिटेटिव चेंज आते हैं। ठीक है, जो है ये वृद्धि एक विकास का ही हिस्सा है, और विकास जो है आपका काफ़ी बड़ा एक टॉपिक है और काफ़ी बड़ी चीज़ है। ठीक है, इसके अंदर सब कुछ चला आता है। विकास जो है इस सीक्वेंस और ऑर्डरली और प्रोग्रेसिव चलने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कि विकास के बारे में। गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। तो ये गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटेटिव चेंज का मतलब कार्यशैली, वे ऑफ डूइंग समथिंग, यानी जो कार्य करने की क्षमता होती है, आपकी कार्य करने का तरीका क्या है। ठीक है, किस तरीके से आप कार्य करते हैं, कार्य क्षमता, एबिलिटी टू डू इमोशन समथिंग
इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, किस तरह से आप चीज़ों को समझते हैं, ये जो है आपका गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। यानी जो चीज़ें आप जो है मतलब करने का तरीका आपके और आपकी कार्य क्षमता यानी सोचने समझने का, आपके इमोशन का, ये सारी चीज़ें जो है आपका गुणात्मक परिवर्तन के अंदर आता है। कार्य करने का तरीका का मतलब ये हुआ कि सबके अपने कार्य करने के तरीके अलग होते हैं। जैसे जैसे आप टीचर तो देख ही रहे होंगे कि टीचिंग जो है एक ही सब्जेक्ट को करते हैं, पर कई सारे टीचर के अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग तरह पढ़ाने के तरीके, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, सबकी अलग होती हैं, उसमें थोड़ा यूनिक सब लोग होते हैं अलग अलग। उनकी क्षमता, कैपेसिटी मतलब किसी चीज़ों को समझने की, समझाने की, गुणात्मक परिवर्तन में ये सब चीज़ें आती है कि कितनी ज़्यादा है, वो आप लोग क्वालिटेटिव, क्वालिटी भाई गुण जो है उसके अंदर कौन सी क्वालिटी है। परिमाणात्मक परिवर्तन यानी मात्रा में परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंज जिसको कहते हैं, उसमें हाइट वेट शेप आते हैं। हाइट वेट शेप का मतलब आपकी हाइट का बढ़ना, आपके वजन का बढ़ना, आपके आकार मतलब आपकी जो है किस तरह की डिज़ाइन है, ये आपके शरीर का मतलब किसी की बाहें छोटी बड़ी, ये सारी चीज़ें जो है आपका क्वांटिटेटिव चेंज के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो वृद्धि जो है इसके मतलब वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, विकास में दोनों गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। और विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, देखिए विकास यहाँ सतत क्या होता है, सतत का अर्थ लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना, यानी नॉट रिवर्सिबल पुट मॉडिफिएबल। इसका मतलब हुआ कि सतत चलते रहना मतलब आपका आगे की ओर बढ़ते रहना, फिर वो बैक नहीं होता। रिवर्सिबल, नॉट रिवर्सिबल का मतलब कि आप विकसित होते जा रहे हैं, समझदार होते जा रहे हैं, फिर उसके बाद तुरंत कुछ दिन बाद बेवकूफ़ हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे बचपना में। ऐसा नहीं है, बचपन में जो हरकतें आप करते थे मतलब आप समझदार हो रहे हैं तो दिन प्रतिदिन गो कर रहे हैं ना, प्रोग्रेसिव कर रहे हैं। अब उसमें फिर वापसी आपकी नहीं हो सकती कि फिर से आप जो है पूरे बचपना में आ जाइए, तो वो चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। ये हमेशा ग्रो करता रहता है, प्रोग्रेस करता रहता है। विकास सतत का मतलब सतत आगे की तरफ बढ़ता रहता है, तो यही ये बताया गया। विकास को देखिए जो है, विकास मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष एवं सांवेगिक पक्ष इत्यादि में जो है आपका विकास होता है। मानसिक पक्ष यानी दिमाग से रिलेटेड, समाज यानी सोशल से रिलेटेड सोशल डेवलपमेंट, और आपका सांवेगिक पक्ष यानी इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है कि द डेवलपमेंट चेंज आर प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली, सिक्वेंशियल। ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है, इसके लिए देखिए एक शॉर्ट ट्रिक्स भी है यहाँ पे। पॉज, पॉज का मतलब विकास जो है आपका प्रोग्रेसिव है, ऑर्डरली है और सिक्वेंशियल है। प्रोग्रेसिव का मतलब विकसित होता रहता है, मतलब वो बढ़ता रहता है, उसमें आप जो है वो बैक प्रोसेस में नहीं जा सकते कि आपका दिमाग, वही मैंने समझा ना कि आपने जो है दिन प्रतिदिन आप समझदार होते जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो है आप फिर बचपना में सोचिए कि वापस चले हैं, तो ये मुश्किल है। और एक ऑर्डर में होता है। ऑर्डर का मतलब कि सबसे पहले जो है आप बचपन में भाई पहले घुटनों के बल चलना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे समझदार होते जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चीज़ों को समझते हैं, फिर बड़ों से कुछ मांगना सीखना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर एक ऑर्डर में होती हैं। इसको, इसके ऑर्डर को, इसके स्टेजेस को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, और ये एक सीक्वेंस के थ्रू चलता रहता है। तो यहाँ पे विकास के लिए आप कह सकते हैं कि विकास जो है आपका सीक्वेंस, अरे प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और सीक्वेंस है, इसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है, डेवलपमेंट चेंज यानी डेवलपमेंट जो है आपका बदलाव। देखिए डेवलपमेंट को एक शब्द में चेंज भी कह सकते हैं, बदलाव, पर ये बदलाव एक बैक वाला नहीं होता कि आप रात को सोए सुबह कुछ और हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको जो है ना, मतलब आप अगर विकास को अपने भी स्तर से सोच रहे हैं कि मतलब आपके अंदर ग्रो, यानी जिस भी फील्ड में आप वहाँ भी ग्रो, तो एक बैक आप सोच रहे होंगे तो वो चीज़ें नहीं होती ना, उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। कुछ उसी तरीके का है कि इसमें जो है आपका डेवलपमेंट एक मतलब स्लो मोशन में धीरे 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 आपके अंदर होता रहता है, और वो एक जो है उसको अगर कहा जाए तो वो प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और सिक्वेंशियल होता है। ऐसे एग्जाम में आपके पूछा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे होंगे आप। तो विकास जो है आपको इतना तो क्लियर ही हो गया होगा कि विकास गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटेटिव चेंज और क्वांटिटेटिव चेंज दोनों से आपका, दोनों को परिवर्तन, दोनों सम्मिलित जो है चेंजेस दोनों सम्मिलित कर दिया जाए तो आपका विकास की बात करते हैं। और विकास जो है आपका गर्भ से लेकर के जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक विकास होता रहता है। वृद्धि जो है कुछ विशेष समय के बाद, मैच्योरिटी के बाद
जो है आप कुछ मेच्योर हो जाते हैं उसके बाद रुक जाता है। अब देखिए विकास एक कॉमन सेंस की बात भी है कि मैंने विकास के अंतर्गत बताया हाइट, वेट और शेप बढ़ते हैं। तो अगर वृद्धि जो है, सॉरी मैंने गलत बोला हूँ, वृद्धि के अंतर्गत हाइट, वेट और शेप आते हैं, परिमाणात्मक परिवर्तन जिसको कहते हैं। तो आपका जो है वो जो जैसे मतलब परिमाण का मतलब ना कि वही जैसे आपने 5 किलो चीनी लिया, वृद्धि को देखिए मेजर भी किया जा सकता है, सिंपल है, क्योंकि आप अपनी हाइट मेजर कर सकते हैं, वेट भी मेजर कर सकते हैं, पर आप जो है अपने वो क्या कहते हैं गुणात्मक क्वालिटेटिव चेंज को मेजर नहीं कर सकते ना कि आप आज इतने किलो समझदार हैं। भाई इतने किलो समझदार कोई नहीं होता ना, मतलब उसके मेजर करने की नहीं प्रोसेस होती। परिमाणात्मक परिवर्तन क्या आते हैं, वृद्धि को मेजर भी किया जा सकता है, विकास को मेजर नहीं किया जा सकता। वृद्धि जो है आपका वो एनी टाइम बढ़ती भी नहीं है, ये आप खुद समझ सकते हैं कि एक मेच्योरिटी के बाद रुक जाती है। जैसे अगर आप ऐसा होता कि वृद्धि हमेशा हो रही होती यानी हाइट आपकी हमेशा बढ़ रही होती, तब आप घर में खड़े होने लायक भी नहीं रह जाते, सही है ना। पता चलता घर की भी ऊंचाई आपके लिए कम पड़ जाती। तो वृद्धि जो है एक मेच्योरिटी के बाद रुक जाती है, हाइट, वेट, शेप समझ रहे हैं आप, ठीक है। और विकास जो है आपका एनी टाइम होता रहता है जब तक आप जीवित रहेंगे, और वो सतत प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस है, वो कभी वापस नहीं आती, फिर से रिवर्स ऑर्डर में नहीं आता, ठीक है। और विकास के देखिए कुछ पक्ष है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। विकास के आपके मानसिक, सामाजिक पक्ष। और विकास देखिए यहाँ पे विकास के बारे में कहा है कि विकास, शारीरिक विकास, वैसे तो विकास कई प्रकार के, पर इसमें जो है 4 मुख्य प्रकार हैं, इनको हम लोग जो है इसको यहाँ पे इसके बहुत ही ब्रॉड डोमेन है, अच्छे तरीके से डीप वे में समझेंगे कि शारीरिक विकास, ज्ञान संबंधी विकास, या मानसिक विकास, या संज्ञानात्मक विकास। ये तीनों बातें एक ही है। संज्ञानात्मक शब्द यानी यूज किया जाएगा जब भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो आपका बात जो है वो दिमाग से रिलेटेड, मानसिक चीजों से रिलेटेड की होगी, और उसी को ज्ञान से संबंधित। ये तीनों बातें एक ही हैं। और सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट है, और चौथा है आपका सांवेगिक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के अंदर ये 4 जो है आते हैं, और इन चारों में देखिए ये चारों इस तरह से लिखने का मतलब ये एरो बनाने का कि ये चारों एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये जो है विकास के ये चारों जो पक्ष हैं, चारों जो डेवलपमेंट के डोमेन है, ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि फिजिकल डेवलपमेंट आपका शारीरिक विकास होगा तो आपका ये मानसिक विकास रुक जाएगा, एक होने लगेगा। आपका संवेगी विकास हो रहा है तो आपका सोशल डेवलपमेंट रुक गया। ये चारों जो है एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। ये अब सिंपल बात है कि आप जो है समझ रहे हैं चीज़ों को कि आप जो है अगर बड़े हो रहे हैं तो आपका बड़े होने के साथ साथ जो है हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, उसके साथ शारीरिक विकास हो रहा है, पर उसके साथ साथ आप समझदार भी होते जाते हैं, तो वो आपका क्या कहते हैं मानसिक विकास हो रहा है। और समाज में भी आप चीज़ों को अपने डेवलप करते जाते हो तो आपका सामाजिक विकास होने लगता है। संवेग पे भी कंट्रोल, मतलब आप बचपन में जब न तब रोने लगते थे तो क्या अभी भी आप एनी टाइम रोने लगते हो, ऐसा नहीं है, उस पर भी आपका कंट्रोल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। इनमें जो है आपको चीज़ें शारीरिक विकास, ज्ञान संबंधी यानी जो भी नॉलेज से, दिमाग से रिलेटेड है, और जो सोशल से रिलेटेड है, और जो इमोशनल, ये सारे एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आप ये मेन जो है इनको देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक्स है आपका कि फिजिकल यानी पी से शुरू है, और ये कॉग्निटिव सी से, तो कैपिटल सी, एस यानी सोशल डेवलपमेंट, और ई यानी इमोशनल डेवलपमेंट। तो PCSC से आप याद रख सकते हैं कि ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में आपका जो है PCSC से आप याद रख सकते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, यानी ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के जो है वो 4 ऐसे इम्पॉर्टेंट पक्ष हैं और पार्ट्स हैं कह सकते हैं। तो वो आपका PCSC से आप याद रख सकते हैं, और इन्हीं के बारे में आगे डिटेल हम लोग अब पढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा है PCSC यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल में हम लोग अब फिजिकल डेवलपमेंट देखने वाले हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट में आपका देखिए आ जाएगा हाइट, वेट, साइज, शेप, ये जो है आपका डेवलप होता है, तो ये फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है।
फिजिकल डेवलपमेंट में जो है आपका देखिए आता है मोटर डेवलपमेंट, यानी स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रीसीजन। यानी मोटर डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक का मतलब कि गति से रिलेटेड, जैसे कोई चीज़ मोशन करती है। बच्चे जो है जैसे आपके मोटर जो है आया, देखिए मोटर घर में, मोटर भी जो होता है वो पानी वाला, वो भी मोशन ही करता है, उसी से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं उसमें भी मोशन होता है। उसी तरह से बच्चे जो है ना वो गति से रिलेटेड जो चीज़ें करते हैं वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। जैसे बच्चे देखिए यहाँ दिया गया है कि पहले छोटे होते तो पहले वो क्या कहते हैं, मतलब घिसट करके ऐसे क्या कहते हैं, मतलब पैर के बल ऐसे चलते हैं, फिर जो है धीरे धीरे बैठना शुरू करते हैं, फिर खड़े होकर के धीरे धीरे खड़ा होना और फिर खेलना सीखते हैं, उसके बाद चलना अच्छे से सीखते हैं। तो ये एक जो है ये एक सिस्टमेटिक वे में होता है, इसको हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं और इसी को मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। ऐसे देखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही मोटर डेवलपमेंट आता है, बहुत सारे टाइप हो जाएंगे, मगर मेन जो है आपका पूछा जाने वाला और मेन जो टाइप है आपका वो आपके चार ही हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। यानी आपका ये देखिए फिजिकल जो है आपका डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, ज्ञान संबंधित यानी मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल यानी सामाजिक विकास और इमोशनल डेवलपमेंट। वैसे आपको अगर ये छोटे छोटे टाइप्स को भी टाइप बनाया जाए तो बहुत सारे हो जाएंगे, मगर मेन चार ही हैं, ठीक है। तो मोटर डेवलपमेंट के अंदर गत्यात्मक विकास के अंतर्गत भी दो टाइप आते हैं, वो आपका है ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। इसको याद रखने के लिए ये गर्लफ्रेंड से याद रख सकते हैं, नहीं मतलब जीएफ से, ठीक है। जी मतलब आपका ग्रॉस मोटर स्किल, एफ यानी फाइन मोटर स्किल। ये इसी गति संबंधित पद से शारीरिक विकास से संबंधित है। ये जो है आपका यानी जो गति से रिलेटेड है उनके क्या कहते हैं, स्पीड से रिलेटेड जो विकास है फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है तो उसे मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। और आपका इसमें जो है किस तरीके से होता है, पहले ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप करते हैं, फिर जो है फाइन मोटर स्किल। ये इसी ऑर्डर में है, आप इसको चेंज नहीं करिएगा कि मुझे जीएफ पसंद नहीं है तो एफजी कर लेंगे ऐसा नहीं करना है। ये इसी ऑर्डर में है कि ग्रॉस मोटर स्किल पहले होता है फिर फाइन मोटर स्किल। अभी ग्रॉस मोटर स्किल होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब हुआ कि आपके जो बड़ी मसल्स हैं जैसे आर्म की मसल, लेग की मसल, ये पहले काम करना शुरू होती हैं। फिर उसके बाद जो है फाइन मोटर स्किल यानी छोटी छोटी मसल्स जैसे आंखों की मांसपेशियां, हाथ की मसल्स, ये सब जो है आपके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत का मतलब वैसे हुआ कि जैसे मान लीजिए आप जो है बचपन में रहे होंगे सबसे छोटे बचपन से, तो आप चीज़ें जो है ना पहले क्या करते हैं, पहले भाई आप छोटी चीज़ों के नहीं, पहले बड़ी मसल्स के अंदर अपना कंट्रोल करना सीखते हैं, ठीक है। जो आप जैसे मतलब पैदा हुए तो आपका देखेंगे कि हाथों पर आपने देखा होगा बच्चों को कि जैसे ही पैदा होते हैं वो उनका हाथ वगैरह पर कंट्रोल नहीं होता, आप अगर छोड़ देंगे तो उनके हाथ ऐसे पीछे जाने लगेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें वो जो है धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखते हैं, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर आता है। लेग्स मसल्स से रिलेटेड और छोटी छोटी चीज़ों पे जैसे आंखों से रिलेटेड फाइन मोटर स्किल, तो हाथ से रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो है आपका वो आँख का ऐसे नहीं, आँख की पलक ऊपर नीचे करना, ये सब जो है आपका फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आता है, मतलब गति करना। देखो यहाँ एग्जांपल बेसिक दिया हुआ कि घुटनों के बल चलना, मतलब ये जो आपका देखिए घुटनों के बल चलना ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर आता है जब वो बड़े हो जाते हैं। खड़े होकर चलना, वॉकिंग, दौड़ना, कूदना, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, मतलब अपने शरीर के बड़े पार्ट्स का जो भी है यूज़ करके आप कोई काम करते हैं तो वो जो आपका ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत जो है आपका जैसे छोटे बॉडी पार्ट्स का जैसे उंगली, अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, रेत में पैरों को उंगलियां घुमाना, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, काजल लगाना, मतलब कुल मिला के आप जो है लिखना, पढ़ना, ये हाथ से ऐसे लिखते हैं ना, ये भी जो है आपका फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। तो ये ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं जो आप मतलब बड़ी मसल्स का यूज़ करके करते हैं काम, और छोटी मसल्स का यूज़ करके काम करते हैं तो वो जो है आपका फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आता है। इसे सूक्ष्म गतिक कौशल, इसे स्थूल गतिक कौशल कहा जाता है। ये जो है आपका गत्यात्मक विकास के अंतर्गत आता है। पहले जो है आपका ग्रॉस मोटर स्किल बच्चों के अंदर, इंसान के अंदर होता है, फिर उसके बाद जो है फाइन मोटर स्किल आता है। इसका एक ऑर्डर है, ठीक है। देखिए लिखा है ग्रॉस टू फाइन, पहले ग्रॉस मोटर स्किल करते हैं फिर फाइन मोटर स्किल करते हैं, ठीक है। अब फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास को समझते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास में आपके देखिए ध्यान से
संज्ञानात्मक विकास का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ कि वो दिमाग से रिलेटेड चीज़ें की बात करी जाएगी। संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से, संज्ञान का अर्थ दिमाग बौद्धिक क्षमताओं का विकास है। ठीक है। कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जो है आपके मानसिक क्षमता की बात करी जाती है, यानी दिमाग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसकी बात करी जाती है, बौद्धिक विकास की बात करी जाती है। ये जो है आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, जैसे सोचना, तर्क करना, कल्पना, मेमोरी, भाषा विकास। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है आपका देखिए कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब देखिए इंसान के दिमाग को जो है यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी आपका इधर जो है माना जाता है कि लेफ्ट ब्रेन है और इधर राइट ब्रेन है। ठीक है। तो लेफ्ट ब्रेन जो है ना वो ऐसा माना गया है कि लेफ्ट ब्रेन ऐसा है रियल में कि लेफ्ट ब्रेन जो है लॉजिकल चीज़ों को ज़्यादा, लॉजिकल चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे साइंस, मैथ, लैंग्वेज, ये जो है आपका तर्क से रिलेटेड है, पूरी लॉजिक बेस्ड है, तो इन पर जो है आपका लेफ्ट ब्रेन काम करता है। और राइट ब्रेन जो है आपका क्रिएटिव चीज़ों में काम करता है, जैसे ड्राइंग करना, कुछ नए एक्सपेरिमेंट करना, डांस करना, ड्राइंग करना, म्यूजिक करना, म्यूजिक मतलब आता है आपको, इस तरह की जो क्रिएटिव चीज़ें हैं वो आपका राइट ब्रेन के से होती हैं, राइट ब्रेन उस पर काम करता है। और लेफ्ट ब्रेन जो है आपका लॉजिकल, साइंस, मैथ, इन सब चीज़ों पे काम करता है। याद रखने के लिए आप ऐसे रख सकते हैं कि लॉजिकल जो है आपका लेफ्ट ब्रेन के अंतर्गत आता है और राइट ब्रेन के अंदर क्रिएटिव चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो कोजनेटिव यानी संज्ञानात्मक डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास के अंतर्गत सोचना, तर्क करना, कल्पना, मेमोरी, भाषा विकास, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट आपका आता है, थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास जो आपको याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे। तो अभी तक आपने देखा कि यहाँ पर दो प्रकार हैं आपके, चार प्रकार हैं मेन जो है मुख्यतः विकास के, डेवलपमेंट के। फिजिकल डेवलपमेंट और कोग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें फिजिकल और कोग्निटिव आपने देख लिया। अब हम लोग जो है बात करते हैं सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास, ये क्या है? समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना, यानी मोरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित है। ध्यान से देखिए, समाज के अंतर्गत का मतलब कि आप समाज में कोई ऐसे काम करते हैं जो समाज के अनुसार हो, तो वो जो है आपका सामाजिक विकास होगा। जैसे मतलब कि सिंपल एग्जांपल दिया जाए कि अब आप जैसे अभी घर से बाहर निकलते हैं, घर में तो लोग जो है किसी भी तरीके से रह लेते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा केयर करके निकलते हैं कि मैं कैसे कपड़े पहना हूँ, कैसे हूँ, ये सारी चीज़ें आप केयर करते हैं ना। तो ये जो है आपका सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। कहीं ना कहीं समाज हमको डिसिप्लिन भी सिखा रहा होता है, क्योंकि हम अपने कुछ भी चीज़ों को एक अस्त व्यस्त तरीके से समाज में निकलने का प्रयास नहीं करते, उनमें थोड़ा सा चेंजेस ले आने का, जो हमारे लेवल हैं, जो भी हमारे सिस्टम है उसके हिसाब से बेहतर करके निकलने का प्रयास करते हैं। लोगों को मतलब इन चीज़ों से जो भी उसे मोरल कहें या डर करके, जो भी, इसकी वजह से हम अपने अंदर को थोड़ा ग्रो करके निकलते हैं कि बाहर निकलेंगे तो थोड़ा मतलब एक सिस्टमेटिक वे में अच्छे बन करके। तो ये जो है आपका सामाजिक बन के, अब जैसे आप ही के घर में कोई आ गया तो आप जो है अपने रूम में या फिर कहीं इधर उधर तो किसी भी तरीके से पड़े रहते हैं, पर कोई आ गया तो थोड़ा मतलब किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, अभी कुछ नहीं पहना तो थोड़ा ढंग से पहन करके ढंग से बन जाए। तो ये चीज़ें आपका सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है। समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना मोरल डेवलपमेंट से संबंधित है, ये सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये देखिए लिखा, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एडॉप्टिंग एंड इंस्टिलिंग, internalizing the values, norm and socially approved way of a behavior is known as a socialization। ठीक है। यानी वो प्रक्रिया जिसके द्वारा सीखना, एडॉप्ट करना, इंस्टिलिंग, इंटरलाइजेशन करना, वैल्यू, नॉर्म, सोशली अप्रूव्ड वे ऑफ अ बिहेवियर, यानी आपके बिहेवियर में थोड़ा चेंजेज आ जाते हैं लर्निंग, सीखने में या फिर बाहर निकलने में, सोशल लोगों को मतलब दिखाने में या उनसे डर के मारे, जो भी है, तो आप अपने आप को बेहतर ही कर पाते हैं, उसमें विकास ही होता है आपका। तो वो जो है आपका सोशल डेवलपमेंट के अंदर है। सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। ये देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने लायक है
कि विकास तो आपका जो है वूम टू मतलब आपका गर्भ से लेके कब्र तक चलता है, पर ये सामाजिक विकास जो है ना इन्फेंसी से डेथ तक चलता है। भाई आप गर्भ में कौन सा समाज लेके आएंगे, बाहर आएंगे अभी आप जो है सहसावस्था में, तभी तो आपके सामाजिक विकास की शुरुआत होगी। ठीक है, तो सहसा अवस्था सामाजिक विकास जो है आपका इन्फेंसी टू डेथ तक जाता है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, पर ये इन्फेंसी से डेथ तक जाएगा। तो समझ रहे होंगे आप। अब बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट यानी सांवेगिक विकास की। देखिए एक व्यक्ति है रैथस साहब, रैथस के अनुसार संवेग भावना है जो हमारे अंदर रंग भर देती है। इमोशन कलर आर लिव्स। भाई इमोशन, रैथस साहब ने कहा था कि हमारे अंदर जो है ना वो रंग भर देती है। रंग का मतलब क्या हुआ कि आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं वो एकदम मतलब इमोशन एक इंसान की कहीं ना कहीं है ज़रूरत। अगर वो इमोशन इंसान के अंदर ना हो, पूरा वो एकदम स्ट्रिक्ट हो जाए तो फिर वो रोबोट हो जाएगा ना। सही है, तो रोबोट और इंसान में डिफरेंस यही है ना कि इंसान के अंदर इमोशन है। भैया आजकल तो रोबोट सारे काम कर रहा है, पढ़ा रहा है, सारे काम कर दे रहा है, इतना डेवलप हो गया है। पर इंसान के अंदर इमोशन है, गुस्सा है, क्रोध है, दूसरे के प्रति दया भावना है। ठीक है, डर डर के कभी वो प्रेम भी है किसी से। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक इंसान के अंदर है, ना कि मतलब अब वो उसके वो क्या कहते हैं रोबोट के अंदर नहीं है, ये सिंपल है। तो इमोशन जो है ना वो इमोशन डेवलपमेंट जो है, इमोशन एक इंसान के अंदर एक नई ऊर्जा टाइप दिखती है, वो नई एनर्जी। अब आपका चेहरा जो है ऐसे गिरा हुआ है, देखिए गुस्से में आप हो तो एकदम वैसा, और एकदम खुश हो तो चेहरे पे भी एकदम मतलब चमक होती है। सही है ना, तो वो जो है वो वही कह रहे हैं कि भावना जो है ना आपके जो हमारे रंग भर देती है हमारे अंदर, इमोशन कलर और लीव्स। इमोशन डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग और मैनेजिंग योर इमोशन, सॉरी इमोशनल डेवलपमेंट यानी सांवेगिक विकास जो है आपके बारे में जानने का और मैनेज करने का, आपके इमोशन को काम करता है, आपके संवेग को कंट्रोल करने का। इमोशन एंड कोऑर्डिनेशन आर इंटर रिलेटेड। वो इमोशन जो है आपका संवेग और संज्ञान जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है भाई, ये देखो उन्होंने अच्छी बात बोली कि इमोशन और कोऑर्डिनेशन यानी संज्ञानात्मक विकास और जो है आपका ये संवेगिक विकास पूरा एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। इसे बाई डायरेक्शनल भी कहा जाता है, क्योंकि भाई आप दिमाग पर ही तो कंट्रोल करते हैं चीज़ों को। गुस्सा ये क्या है, ये सब दिमाग में होने वाली चीज़ें हैं जो आपके अनुसार आप उन चीज़ों पे मतलब जो आपको नहीं मिल रहा, जिसके लिए आप पूरा ताकत लगा दिए हैं, अपनी पूरे सोर्स सिस्टम को लगा दिए, तो फिर आपको आता है गुस्सा। नहीं मिले तो वो चीज़ें इमोशन और जो है आपका मानसिक विकास ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और सांवेगिक विकास के अंतर्गत जो है आपका समझ गए कि ये सारी इमोशन से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। अब थोड़ी सी बात हम लोग जो है वृद्धि की कर लेते हैं। वैसे तो वहाँ पे जनरली कर चुके हैं, पर यहाँ लिखा है देखिए विकास का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, वृद्धि विकास के देखिए अब तक आपने फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट आपने देख लिया होगा। अब एक बात यहाँ आप सीखे होंगे ये कि जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट देखिए फिजिकल डेवलपमेंट जो है आपका, फिजिकल डेवलपमेंट में आपका जो है वो गत्यात्मक विकास आता है। गत्यात्मक विकास का मतलब कि आपका जो है वहाँ पे मोटर डेवलपमेंट आता है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक विकास आता है। ठीक है, और आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत जो है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है। ये देखिए ये मैं थोड़ा डिफरेंसेस करके बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास, और सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आपका मोरल डेवलपमेंट आता है। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा चीज़ें समझने वाली हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास, और सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आपका नैतिक विकास आता है। वृद्धि आपको यहाँ पे देखिए दिया गया है कि विकास का छोटा सा हिस्सा है। परिपक्वता भी विकास का ही हिस्सा है, अर्थात डोमेन है। ठीक है, जब पूरी वृद्धि ही विकास का हिस्सा है तो जो भी चीज़ें वृद्धि में होंगी वो विकास में भी होंगी। बस वृद्धि जो है हिस्सा है, इसके पास थोड़ी लिमिटेड चीज़ें होंगी एज ए कॉमन सेंस। इसीलिए देखिए लेस देन लगा था कि वृद्धि जो है विकास से छोटी है पर हिस्सा उसी का है। परिपक्वता आनुवंशिकता से संबंधित है, यानी जो आपकी मेच्योरिटी है वो आपका डायनेस्टी यानी आनुवंशिकता से संबंधित है। परिपक्वता हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी परिपक्वता जो है पूरा आनुवंशिकता से काफ़ी ज़्यादा संबंधित होती है। वृद्धि में क्वांटिटेटिव चेंज यानी मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया था कि वृद्धि के थ्रू आपका हाइट का बढ़ना और वो जो है आपके वेट का बढ़ना, साइज़ का बढ़ना, ये सब जो है आपकी चीज़ें किस में आती हैं, वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो है मात्रात्मक परिवर्तन ही है। क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर चेंजेस, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना, ये सब देखिए क्वांटिटेटिव का अर्थ होता है जिसे हम गणना कर सकें, मेजर कर सकें। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते, विकास में सारे जो डेवलपमेंट में सारे जो एस्पेक्ट हैं उनको नहीं मेजर कर सकते, पर इसमें जो है आप मेजर कर सकते हैं। वृद्धि का एक समय पर रुक जाती है, जबकि विकास जो है गर्भ से कब्र तक चलती है, चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि को यूनिट, किलोग्राम, इंच, सेंटीमीटर आदि के तहत मेजर किया जा सकता है, जबकि विकास के हर पहलू को नहीं किया जा सकता। विकास का केवल आकलन किया जा सकता है, ठीक है, केवल असेसमेंट कर सकते हैं, पर आप उसे पूरी तरह मेजर नहीं कर सकते विकास को, क्योंकि आप दिमाग नहीं मेजर कर सकते ना, एग्जैक्ट इमोशन मेजर नहीं कर सकते। आज मैंने 100 ग्राम गुस्सा किया, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। चेस खेलना विकास का हिस्सा है, वहीं लंबाई बढ़ना वृद्धि का हिस्सा है। तो ये वृद्धि विकास की चीज़ें आपको पूरा क्लियर हो गई होंगी बेहतर तरीके से। मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन यानी स्ट्रक्चरल एंड क्वांटिटेटिव चेंज जो होता है वो वृद्धि में होता है। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, रिलेटेड टू फिजिकल चेंज। ठीक है, वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि संकुचित नैरो डोमेन होता है ना। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हैं, यानी इसमें स्ट्रक्चरल जो है आपके चेंजेस शामिल हैं। एक समय के बाद ये रुक जाती है। और विकास जो है ना, विकास परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। सिंपल है, स्ट्रक्चरल के साथ फंक्शनल चेंजेस भी होते हैं, क्वालिटेटिव चेंज भी होते हैं विकास में। विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। ठीक है, विकास जो है आपका शरीर के शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक इन सब चीज़ों में होने वाले परिवर्तन। मैंने बताया ना, विकास जो है आपका एक बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए अब कुछ और, विकास का मापना कठिन है, विकास को मापा नहीं जा सकता ना। अब आप वही बताएं बार बार कि कैसे दिमाग मेज़र कर लेंगे आप किसी का। ठीक है, आज उसने इतनी मतलब चीज़ें डेवलप करी, ये डेवलप करना मुश्किल है ना, मतलब कैसे मेजर कर सकते हैं आप। एक बैक होने वाली प्रोसेस है नहीं कि रात को सोए सुबह आप डेवलप हो गए या थोड़ी देर बाद डेवलप, ऐसा नहीं है। विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, क्योंकि विकास का रूप व्यापक है, ब्रॉड है। विकास में प्रक्रियात्मक फंक्शनल परिवर्तन शामिल है, यह निरंतर चलता रहता है। ये सारे वर्ड्स इतना देर से विकास वृद्धि इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वर्ड्स आपको देखिए कंफ्यूज कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हर छोटे वर्ड से कौन से विकास से रिलेटेड हैं, कौन सा एस्पेक्ट यूजफुल है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी समझनी होंगी। ठीक है, लिखा संप्रत्ययों का विकास, कॉन्सेप्ट का विकास, संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी संज्ञानात्मक विकास जो है संप्रत्ययों का विकास के अंतर्गत आता है, और मतलब कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट दिमाग के डेवलपमेंट से संबंधित होता है, के अंतर्गत आता है। सही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट जो है आपका संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत है। संप्रत्ययों का अर्थ होता है कि किसी चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट बनाना, यानी कॉन्सेप्चुअल मीनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट बनाना। हम लोग को पता है कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बनते हैं, हाथ में नहीं बनते। कॉन्सेप्ट जो आपका दिमाग में बनता है, हाथ में नहीं बनता।
अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंसेस जान लेते हैं वृद्धि और व्यापक, अरे वृद्धि और विकास में। ये देखिए गलत हो गया थोड़ा सा, व्यापक नहीं है, विकास होगा ना, विकास। तो वृद्धि, वृद्धि के बारे में मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि जो है नैरो है और विकास जो है ब्रॉड डोमेन है। वृद्धि आपका मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि, यहाँ देखिए विकास परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, ठीक है, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है संकुचित तरीके से, लेकिन विकास को मापना कठिन है, उसका अवलोकन किया जाता है। व्यापक है ना वृद्धि, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है, ठीक है। कौन से संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हैं, और एक समय के बाद ये रुक जाती है। बल्कि ये जो है आपका विकास जो है ये प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है, ये निरंतर चलता रहता है, काफ़ी ब्रॉड डोमेन है। तो विकास और वृद्धि के चीज़ों को आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो अब तक हम लोगों ने जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास पर काफ़ी बेहतर तरीके से समझ बना ली है। अब हम लोग जो है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं, यानी विकास के चरण, ठीक है। देखिए जनरली तो जो है मेन इंपॉर्टेंट विकास के 4 चरण होते हैं, यानी इनफेंसी यानी शैशव अवस्था, 0 से 2 यानी जन्म से जो है 2 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग शैशव अवस्था कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था यानी 2 से 6 वर्ष तक को पूर्व बाल्यावस्था। लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष को। एडोलसेंस यानी किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष को कहते हैं, ठीक है। यानी विकास के 4 चरण हैं, जिसमें आपका इन्फेंसी शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था को कुछ उम्र में इस तरह से डिवीजन किया गया है। इस इतने 4 टाइप के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मेन हैं। बाकी इसको और भी कई सारे जो है किए गए हैं, वो अलग मैटर है, पर ये इंपॉर्टेंट है, मेन यही जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इनमें से कभी कभी कंफ्यूज करके जो है ना आपको ऐसे दे दिया जाता है, जैसे इनके बीच की अवस्था की बात करी जाती है, जो जैसे कि 11 से लेकर के जो है आपका 18 वर्ष तक। तो ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती है। देखिए जैसे ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। यानी किशोरावस्था जो है वो WHO मानता है कि 10 से 19 वर्ष के आयु के बच्चे जो है वो किशोरावस्था के अंतर्गत, एडोलसेंस के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ नोट में कुछ लिखा हुआ है और कि जो उसके बीच की जो भी है कि शैशवावस्था के पहले भी एक अवस्था होती है जिसे प्रीनेटल एज, प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा गर्भ मां के पेट में ही होता है। इस समय अंतराल गर्भाधान के जन्म अर्थात 9 महीना 10 दिन यानी 280 दिन 40 सप्ताह तक का होता है। इस अवस्था का पूर्ण विकास गर्भवती मां पर निर्भर करता है। यानी देखिए शैशवावस्था के पहले एक अवस्था मानी जाती है, मैंने कहा ना एक कुछ और भी है, जैसे प्रसव पूर्व अवस्था। इसमें क्या है कि बच्चा जो 9 महीने तक मां के पेट में रहता है 280 दिन तक, वो अवस्था को प्रसव पूर्व अवस्था भी मानी जाती है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। अब ये शैशवावस्था के बारे में और बाकी जो है आपके पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, इन सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि इन जो एजेस है, इन अवस्थाओं में यानी इन स्टेजेस में वो किस तरह के बिहेवियर शो करता है, क्या बच्चा ज्यादातर इन अवस्थाओं में करता है। ये सारी चीजें हम लोग बड़े डिटेल में देखेंगे कि ये आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सीटेट में। जैसे देखिए शैशवावस्था यानी इन्फेंसी, 0 से 2 वर्ष तक को कहते हैं। पहले तो ये याद होना चाहिए आपको कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो होता है शैशवावस्था यानी इन्फेंसी। इसमें बच्चा जो है ना ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ज्ञानेंद्रिय बोले तो सेंस ऑर्गन जो है आपका, जैसे टच करके, फील करके, जैसे आप जैसे कुछ ऐसी चीजें जो वो मतलब कि आप उसे अगर जैसे आग लेके आएंगे काफी नजदीक तो डरेगा नहीं,
पर जैसे ही आग उसके हाथ पे थोड़ा सा कुछ जलने वाला चीज लगा देंगे तो वो जो है तुरंत रोने लगेगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि उसे जब गर्म होगा तो जब फील होगा तब वो सेंस करके रोता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपने कुछ तीखा खिला या मुंह में डाल दिया तो जब तक जाएगा तुरंत नहीं रोएगा, जाने के बाद जो है जब तीखा लगना शुरू होगा तब उसके बाद जब फील होगा उसे, उसके बाद रोना शुरू कर देगा। तो ज्ञानेंद्रियों से वो सीखता है। मोटर एक्शन, गति की क्रिया करके सीखता है, प्याजे का कहना है। प्याजे साहब ने कहा था कि मोटर एक्शन गति क्रिया करके सीखता है। सेंसिटिव पीरियड, खतरा भरा होता है। हैजार्ड्स मतलब ये जो है ना सहसावस्था जो है काफी, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता, बिस्तर पे आप लेटा दिए कहीं ऊपर इधर उधर, अगर उसने थोड़ा सा हुआ तो वो गिर भी सकता है, क्योंकि उसमें उसे पता नहीं कि नीचे गिरने के बाद चोट लगती है और इधर उधर ये सारी चीजें जो है काफी, मतलब इसमें ज्यादा बीमारी भी उसे होती है, ज्यादा परेशानी वाली समस्या जो है होती है। सेंसिटिव पीरियड होता है, खतरा भरा हुआ है ये सहसावस्था। चौथा देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट फास्ट होती है, यानी शारीरिक विकास और मानसिक विकास भी इस सहसावस्था में बहुत ही तेजी से होता है। समझ रहे हैं? तो ये जो है आपका सहसावस्था के बारे में हो गया। अब हम लोग जो है अगली अवस्था के बारे में समझेंगे। तो सहसावस्था जो है आप समझ गए होंगे कि इन्फेंसी पीरियड में जो है काफी वो चीजें सेंसेस से सीखता है, यानी फील करके, टच करके, जो है सेंस ऑर्गन होते हैं ना 4-5, उनसे वो चीजें सीखता है और वो मोटर एक्शन करता है। और प्याजे का कहना है, और सेंसिटिव पीरियड ये होता है काफी खतरे भरा, इसमें जल्दी से कुछ न कोई बीमारी भी हो जाती है और भी कुछ अदर चीजें जैसे चोट लग जाना या फिर जो भी है इस तरह की बीमारियों से प्रॉब्लम या फिर और भी ऐसे खतरे ज्यादा बने रहते हैं इस अवस्था में। पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 6 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। 2 से 6 वर्ष तक के बच्चे, 2 से 6 वर्ष तक के बच्चे को जो है देखिए खिलौने की आयु कहा जाता है, टॉय एज, यानी इस अवस्था में पूर्व बाल्यावस्था में जो है खेलने पर काफी ध्यान देते हैं बच्चे जो है काफी ज्यादा। इसे प्ले एज भी कहा जाता है और इसे प्ले एज एरिक एरिक्सन साहब ने कहा था। देखिए टॉय एज या प्ले एज एरिक एरिक्सन साहब थे, उन्होंने कहा था। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, देखिए पूर्व बाल्यावस्था में जो है बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा का विकास बहुत ही तेजी से होता है। समझ रहे हैं? सहसावस्था में अभी जो है वो सेंसिटिव यानी सेंस ऑर्गन से सीखता है, और आपका पूर्व बाल्यावस्था इसमें जो है आपका बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, भाषा का विकास। ठीक है, ये अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 साल में ही तो पूरी सही तरीके से बोलना सीख जाते हैं वो लगभग धीरे धीरे। ठीक है, काफी सारी चीजें बोलना सीख जाते हैं इसी टाइम पे। फिर उसके बाद जो है भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था सेंसिटिव, क्रिटिकल, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, संवेदनशील होता है। देखिए भाषा विकास के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो पूर्व बाल्यावस्था है ये आपका यानी 2 से 6 वर्ष तक की ये जो अवस्था है ये काफी सेंसिटिव होती है और काफी क्रिटिकल होती है। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, यानी बहुत ही तेजी से इसमें जो है भाषा का विकास होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और फिजिकल डेवलपमेंट फास्टेस्ट आफ्टर बर्थ, सोशलाइजेशन इज आल्सो रैपिड। यहाँ पे देखिए आपका फिजिकल डेवलपमेंट जन्म के बाद से इस अवस्था में बहुत ही तेजी से होता है और सोशलाइजेशन भी रैपिड तरीके से होता है। ठीक है, तो ये जो है भाषा विकास इसमें सबसे ज्यादा होता है। इमिटेटिव एज, देखिए नकल करके सीखना है, इसमें बहुत तेज सीखता है वो। ठीक है, 2 से 6 साल की अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, वो जैसे उससे कोई बड़ा भाई है या कोई मतलब और है, अगर कोई बच्चे का 2 से 6 साल के बच्चे का कोई उससे बड़ा काफी भाई, तो वो कंपेयर करके चीजें ज्यादातर देखता रहता है और उसके बाद ज्यादातर चीजें इमिटेट करके, नकल करके सीखता है। अब बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था की, यानी लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जो है देखिए 6 से 12 साल के बच्चे को कहा था। 6 से 12 साल की जो अवस्था होती है उसको हम लोग लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। इसको टोली अवस्था यानी गैंग एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग एज। यानी इस एज में जो है बच्चे मतलब क्या कहते हैं, अपना एक टोली मतलब गैंग बना के चलते हैं कई सारे बच्चों का। और गेम एज, स्पोर्ट एज भी इसे कहा जाता है। एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा जाता है। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज, ये देखिए इससे पहले जो वाली अवस्था थी 2 से 6 साल जो है पूर्व बाल्यावस्था, उस अवस्था में बच्चे दोस्त तो बनाते पर कोई मिल गया उसके बाद जो है मिलते ही फिर उसके बाद अपने घर वालों के पास चले जाते हैं।
फिर वो भूल जाते हैं उनको। पर जो 6 से 12 साल की अवस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, इस एज में अगर कोई फ्रेंड बनता है तो वो काफी लंबे समय तक याद रहता है, मतलब लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप हो जाती है। और फिजिकल डेवलपमेंट काफी स्लो होता है इसमें, याद रखिएगा। इससे पहले वाले में देखिए फिजिकल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से होता है, जो पूर्व बाल्यावस्था है, जो आपका 2 से 6 साल की है। पर इसमें जो है फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा रुक जाता है, 6 से 12 साल में थोड़ी धीमी गति से होता है, स्लो मोशन से। और उसके बाद जो है स्यूडो मेच्योरिटी, स्यूडो मेच्योरिटी का मतलब मिथ्या परिपक्वता, उसको लगता है कि वो मेच्योर हो चुका है बट है नहीं, ठीक है। वो लगता है कि वो बहुत ज्यादा समझदार हो चुका है पर समझदार नहीं होता है उतना, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट इसमें फास्ट होता है, यानी गत्यात्मक विकास, गत्यात्मक विकास का मतलब कूदना, उछलना, इधर उधर, ये सारी चीजें इसमें काफी तेजी से होती हैं। लेटेंसी स्टेज यानी सुस्पता की अवस्था फ्रायड के अनुसार इस स्टेज में होता है। इंडस्ट्री वीएस इंफीरियोरिटी इनरिक्शन के अनुसार और कंक्रीट ऑपरेशनल पियाजे के अनुसार जो है। कंक्रीट ऑपरेशनल का मतलब हुआ कि वो जो है ना, जो चीजें जो है अब देख करके, कंक्रीट का मतलब देखना होता है ना, मूर्त चीजें जो है, तो वो सीखने लगता है। ऑपरेशनल विचार आ जाते हैं उस तरह से। और इंडस्ट्री वीएस इंफीरियोरिटी की इरिक्शन साहब के अनुसार, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 6 से 12 साल में जो है सबसे ज्यादा उसका जो है वो लॉन्ग फ्रेंडशिप एज इसी में आता है। उसके बाद जो है आपका स्यूडो मेच्योरिटी यानी मिथ्या परिपक्वता, फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है। उसके बाद गेम एज भी कहते हैं, और ये 6 से 12 साल की टोली अवस्था भी होती है। अब बात करते हैं हम लोग जो है किशोरावस्था यानी एडोलसेंस की बात करते हैं। एडोलसेंस 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल पीरियड, यानी परिवर्तन का काल, संक्रमण का काल। परिवर्तन का मतलब कि देखिए 12 से 18 साल की जो अवस्था होती है वो बच्चा नहीं रह जाता, ना ही बड़ा हुआ होता है, एक मतलब ज्यादा परिवर्तन वाली अवस्था होती है। और इसमें जो है ना वो चीजें, मतलब सब कुछ उसका जो है काफी ज्यादा चेंज होने लगता है अपने अंदर से। वो जैसे इसे कहा जाता है ना, तनाव और तूफान की अवस्था होती है, ठीक है। स्टैनली हॉल ने देखिए कहा है कि स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, काफी तनाव और तूफान की सारी चीजें समझने भी लगता है, सब कुछ जानने लगता है। उसके बाद जो चीजें वो उसके मन में अजीबोगरीब ये सवाल आते हैं कि वो कौन है, वो किस तरह से, मतलब क्या करना है, उसका एम क्या है। ये सारी चीजें जो है 12 से 18 साल के बच्चे में काफी ज्यादा होती है। इसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, स्वर्णिम काल। यानी इसी एज में अगर आप जो है, मतलब कुछ बच्चे अगर सही डायरेक्शन में जाएं तो काफी बहुत कुछ सही डायरेक्शन में बड़ा भी कर जाते हैं, या फिर बिगड़ना हो तो बिगड़ भी जाते हैं। लीडरशिप स्किल यानी स्किल्स, यानी जो है वो मतलब सामाजिक अवस्था में लीडरशिप स्किल जो है उसके अंदर डेवलप होती है। लैक इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी होती है, यानी संवेगात्मक स्थिति की, क्योंकि वो चीजें मतलब वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, बहुत जल्दी खुश हो जाना, बहुत जल्दी, ये सारी चीजें जो है होती है, वो स्टेबिलिटी में नहीं रहता है, इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी होती है। आइडेंटिटी क्राइसिस का अर्थ, यानी बच्चा यह ढूंढ रहा है कि मैं हूं कौन। देखिए कह रहा था एरिक एरिक्सन साहब के अनुसार कि मैं कौन हूं। ब्रिज पीरियड भी इसी को कहते हैं। एडोलसेंस इगोसेंट्रिक और स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु भी इस तरह के अवस्था को कहा जाता है, किशोरावस्था को। तो किशोरावस्था यानी एडोलसेंस समझ गए होंगे आप, 12 से 18 साल की अवस्था को कहा जाता है। अब देखिए ब्रिज पुल क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ब्रिज जो है ना एडोलसेंस को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चाइल्डहुड यानी बचपन और एडल्टहुड, यानी वो जो है अब ना ही बचपना में रह जाता है और ना ही वो बहुत बड़ा है, इन दोनों के बीच का है ना, इसीलिए ब्रिज पुल कहा गया है, इसे एडोलसेंस कहा गया है। एडोलसेंस वाली एज को यानी किशोरावस्था को ब्रिज पुल कहा गया, समझ गए आप। अब ये देखिए क्या कहा गया कि नेचर नर्चर हेरिडिटी, नेचर मतलब प्रकृति से, तो उसे हेरिडिटी आनुवांशिकता से मिलती है, और नर्चर यानी इन्वायरमेंट वातावरण से, उसे पोषण से परिवर्तनशील होता है, ठीक है। एडिटिव नहीं होते हैं, हेरिडिटी इन्वायरमेंट, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, ये देखिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का सम नहीं होता है, ये आप समझिएगा। अनुवांशिक और पर्यावरण रूप से, अनुवांशिक का मतलब जो चीजें हमें जो है
वो अपने पूर्वजों से मिली है जेनेटिक रूप से, वो हेरिडिटी होती है, और एनवायरनमेंट जो आसपास के वातावरण से मिल रहा है। तो इसको हेरिडिटी का सम एनवायरनमेंट नहीं कहते हैं, हेरिडिटी मल्टीप्लिकेशन एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि अर्थात आनुवंशिकता और वातावरण विकास के बराबर के हकदार हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होते हैं, अर्थात अनुवांशिकता जो होती है और वातावरण विकास में बराबर के हकदार हैं दोनों। हेरिडिटी फिक्स्ड होती है, स्थायी होती है, इन्वायरमेंट डायनामिक यानी चेंजेबल होता है, यानी पर्यावरण तो आपको, वातावरण तो आपको जिस हिसाब से माहौल में आप रहेंगे उस हिसाब से मिलता जाता है। आप पहले गांव में हैं अगर तो कुछ अलग माहौल होगा, शहरों में चले गए तो कुछ अलग माहौल होगा, और अनुवांशिकता तो अस्थायी होती है ना, जो है वही है। आप जहां भी जाइए, मम्मी पापा के जीन से जो आप बने तो वो चीज़ें जो भी है आपके अंदर, जिस तरीके के बिहेवियर है उनके जैसे दिखने की, ये सारी चीज़ें तो सेम ही रहने वाली है। हेरिडिटी कैन बी बेस्ट व्यूड एज समथिंग दैट सेट अ रेंज बेसिस विद इन विच अ इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज एक्चुअली सेव द सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटी एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हेरिडिटी और देखिए डेवलपमेंट को हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन माना गया है, ये बात आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं विकास के सिद्धांत की। ठीक है, डेवलप प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में जो है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत में डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, यानी विकास जो है वो सतत होता है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है, ये डेवलपमेंट जो है जीवन भर चलता रहता है, ये आपको पता है, ये सतत है। डेवलपमेंट इज ए सिक्वेंशियल ऑर्डरली, यानी ये जो है सिक्वेंशियल तरीके से और ऑर्डरली चलता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अलग अलग भी होती है, क्योंकि आप ऐसा नहीं होगा था कि मतलब आज जो है वो बहुत जल्दी में नहीं होता ना, आज आप सोए फिर सुबह जो है आपके अंदर बहुत ज्यादा विकास हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है जनरल डेवलपमेंट। विकास जो है कि मतलब आप साधारण तरीके से जो है वो सामान्य रूप से, फिर उसके बाद विशिष्ट की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि वो वापस चला है, मैंने आपको पीछे बताया था रिवर्स प्रोसेस डेवलपमेंट में नहीं होता कि आप बचपन से जो है मतलब समझदारी में आप बड़े होकर के चले फिर बचपन में वापस आपकी वापसी हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट बोथ हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट। मैंने कहा ना, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट ये प्रोडक्ट होते हैं किसके, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के, यानी आपके अनुवांशिकता और जो है पर्यावरण के। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, पूर्वानुमान पर आधारित भी होता है। देयर इज ए कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ अ डेवलपमेंट, यानी ये जो है आपका कांस्टेंट इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के सारे फैक्टर्स के बीच में। ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, यानी सारे तरह के विकास जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कौन से, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल और इमोशनल, ये सारी चीजें आपको पीछे बताएगी कि ये एक दूसरे से पूरा रिलेटेड होते हैं। फिजिकल यानी भौतिक विकास, और संज्ञानात्मक विकास, और सामाजिक विकास, और संवेगात्मक विकास, ये चारों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन की। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे विकास का सिस्टम है वो टो से हेड की ओर होता है, यानी पैर से सिर की ओर, जिसे सिरोध पदोमुखी कहते हैं। ठीक है, यानी सेफेलोकॉडल, लंबवत या लंगिट्यूडनल, ये सारी बातें एक ही है। मतलब आपका विकास जो है वो आपको ये याद रखना है कि सिर से पैर की तरफ होता है, इसे सिरोध पदोमुखी कहते हैं। ठीक है, और इसे सेफेलोकॉडल इंग्लिश में या लंबवत या लॉन्गिट्यूडनल कहा जाता है। ठीक, और ये जो है प्रॉक्सिमो डिस्टल नियर टू फार, समीपस्थ दूरस्थ, सेंटर से प्रीफेरी की ओर। मतलब अगर इसे प्रॉक्सिमो डिस्टल नियर टू फार के रूप में कहा जाए तो समीपर दूरस्थ, यानी सेंटर से पेरीफेरी बाहर की ओर होता है। यानी ये देखिए क्या कहा है, जन्म के समय बच्चे का सिर 1/4 होता है, यानी 1/4 का मतलब 25%, यानी शरीर के जो भाग है, जो वजन है उसका 1/4 होता है, 25% होता है वजन, ऐसा जन्म के समय की बताया गया है। ठीक है, और अब थोड़ी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या पाए जाते हैं बच्चों में। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब हुआ
इंडिविजुअल डिफरेंसेस दुनिया की प्रत्येक जातियों में पाई जाती है, कोई भी प्रजातियां समान नहीं होती हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आप देख रहे होंगे कि एकदम हू बहू सेम कोई नहीं होता, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर होते हैं सब में। तो वही बात ये कहा गया कि दुनिया की प्रत्येक जाति में इंडिविजुअल डिफरेंस पाई जाती है, कोई भी प्रजाति समान नहीं होती। उदाहरण के लिए दो बंदर भी एक जैसे नहीं दिखते, उनमें से किसी न किसी में स्तर की विभिन्नताएं जरूर पाई जाती हैं, ठीक है, अवश्य पाई जाती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस वेरिएशन आर कॉमन विद इन एंड अक्रॉस ऑल स्पीसीज, वेरिएशन एड कलर एंड ब्यूटी टू नेचर, ठीक है। वेरिएबिलिटी इज अ फैक्ट ऑफ नर्चर नेचर एंड इंडिविजुअल आर नो एक्सेप्शन ऑफ दिस। ये कह रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस वेरिएशन आर कॉमन विद इन अक्रॉस ऑल स्पीसीज, यानी किसी भी प्रजाति में किसी भी प्रकार की समानताएं मतलब कितनी भी समानताएं पाई जाए पर उसमें कुछ न कुछ डिफरेंसेस जरूर पाए जाते हैं। वेरिएशन एड कलर एंड ब्यूटी टू नेचर, जो अलग उनमें विभिन्नताएं होती हैं वो कलर में या फिर उनकी सुंदरता में प्रकृति के द्वारा ऐड की जाती हैं। वेरिएबिलिटी इज ए फैक्ट ऑफ अ नेचर एंड इंडिविजुअल आर नो एक्सेप्शन टू दिस, यानी उन दोनों में एक्सेप्शन का जो है ना ये आपस में ये प्रकृति के द्वारा होता है, इसमें कोई वो नहीं था। रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड डू नॉट लाफ एट अदर। रिस्पेक्ट इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हमें जो है वो मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये नहीं कि एक दूसरे को देख करके हंसना चाहिए, ये हमें नहीं करना है। ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे अगर पूछे जाते हैं वो बना करके, तो आप ये बातें याद रखेंगे कि हमें ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना है, ना कि उन पे हंसना है। दे वेरी इन ए टर्म ऑफ अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सच एज हाइट वेट स्ट्रेंथ हेयर कलर। ये जो है आपके फिजिकल डिफरेंसेस में जैसे हाइट वेट स्ट्रेंथ और हेयर कलर मतलब बालों के रंग, ये सारी चीजें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आएंगे। दे में इंटेलिजेंट और डल, डोमिनेंट और सबमिसिव, क्रिएटिव और नॉट क्रिएटिव, आउटगोइंग और विदड्रॉन। दिस लिस्ट ऑफ वेरिएशन कैन बी एंडलेस, ठीक है। तो ये जो है आपका इंटेलिजेंट, डल, डोमिनेंट, सबमिसिव, क्रिएटिव, ये सारी चीजें बहुत कुछ डिफरेंसेस पाई जाती हैं। ये वेरिएशन एंडलेस है, खत्म नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस सबके अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार क्या है, मतलब उनमें बेस क्या बनाया गया, बेसिस ऑफ इंडिविजुअल मतलब जनरल रूप से क्या बताया गया कि या तो बुद्धि में अलग होंगे, या रुचि में, इंटरेस्ट में, या वैल्यू में, या एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता, ये पर्सनालिटी। ये जो शब्द हैं ये बहुत ही बड़े शब्द हैं, मतलब इनके अंदर बहुत कुछ जो आ जाएगा। तो ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार है, बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उनके ये बेसिस दिए गए। मतलब इसमें बुद्धि में कोई अलग हो सकता है, बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, इंटरेस्ट में, रुचि में, वैल्यू में, एप्टीट्यूड में, पर्सनालिटी में। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार को आप याद रखिएगा कि बुद्धि, रुचि यानी किसी चीज में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट है, किसी को खेलने में इंटरेस्ट है, किसी को। अब खेलने वाला बुरा थोड़े नहीं है, क्योंकि अगर खेलने वाले में बुरा होता तो सचिन तेंदुलकर आज देख रहे हैं आप। तो इसलिए पढ़ाई से जरूरी नहीं है, सबका इंटरेस्ट अपने अपने तरीके के। एक्टर्स हैं, एक्टिंग में, वैल्यू, मूल्य, सबके मूल्य अलग अलग हैं। बहुत सारे लोगों के सबके टाइम का मूल्य अलग है। अब कोई अगर मतलब कि बड़े लीडर जो हैं उनके टाइम का मूल्य काफी, बड़े जो अधिकारी हैं उनके टाइम की वैल्यू अलग होती है ना, उनके टाइम की वैल्यू आप जो है आपके टाइम से काफी वो है। तो ये सारी चीजें, एप्टीट्यूड, अभिक्षमता सबकी अलग अलग होती है, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व सबका अलग होता है, बुद्धि भी। तो ये सारी चीजें जो है सबके में इंडिविजुअल डिफरेंसेस काफी पाए जाते हैं। ये मेन बेस 5 दिए गए हैं। अब आगे बात करते हैं, देखिए विद्यालय में यूनिफॉर्म के लिए कुछ बातें बताई गई हैं यहाँ पे कि विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है, परंतु एक शिक्षक के लिए टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म अर्थात एक समान होना आवश्यक नहीं है। देखिए विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब कि बच्चों को एक तरह के कपड़े पहनना, ये तो अच्छी बात है और ये आवश्यक है, मतलब जरूरी है। परंतु एक शिक्षक के लिए टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म एक समान होना आवश्यक नहीं, क्योंकि अगर एक शिक्षक जो है यूनिफॉर्म तरीके से पढ़ाएगा तो और भी बच्चे जो हैं वो सारे बच्चे एक ही तरीके से, सबके जो सीखने की क्षमता होती है अलग अलग होती है, सबके अंदर क्वालिटी, सबके अंदर की कमियां अलग अलग होती है। तो आप उसको एक ही टेक्निक पर पढ़ाएंगे तो वो किस तरीके से सीखेंगे। इसलिए यूनिफॉर्म आवश्यक है, पर पढ़ाने की यूनिफॉर्म टेक्निक
आवश्यक नहीं है और नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए लिखा है, नहीं होनी चाहिए, सॉरी, आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बच्चों के पास अपने अलग अलग अभिरुचि होते हैं, इसलिए बच्चे के अभिरुचि के आधार पर एक शिक्षक को टीचिंग टेक्निक फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि इस एक ही टेक्निक द्वारा सारे बच्चों को ज्ञान प्रदान या ज्ञान साझा करें। ठीक है, सिंपल बात है, समझ रहे होंगे आप। शिक्षक के लिए देखिए, शिक्षक के लिए यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, एक रूप अनुदेश जरूरी नहीं है, वो डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, विभेदी अनुदेशन, ये जरूरी है। यदि बच्चों का ग्रुप बनाए तो विभेदी अनुदेशन का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, होमोजीनियस नहीं हेट्रोजीनियस बनाए, अलग अलग बनाए। होमो मीन्स सेम होता है और होमो मतलब यहाँ पे सेम जो है, अतः सेम स्टेबिलिटी वाले एक ग्रुप में, ऐसे देखिए मैं बता रहा हूँ, कुल मिला के इसके ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर बच्चों का आप ग्रुप बन रहा है तो ये नहीं कि काफी जो तेज बच्चे हैं उनका अलग ग्रुप, जो वीक है उनका, इससे जो है बच्चों पर मतलब गलत प्रभाव पड़ेगा, वो चीजें सीखेंगे नहीं। आप अलग अलग विभिन्न प्रकार के बच्चों को मिक्सअप करके ग्रुप बनाइए ताकि उनसे बच्चे आपस में करके सीखते हैं जो भी है। तो इसलिए आप उनमें अगर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इस तरह से कि तेज वाले अलग और वीक वाले अलग, ये बात ये कही गई है। होमोजीनियस मतलब सेम वाले। इनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे पाए जाते हैं, ये देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इनहेरिटेड, एक्वायर, ये समझने वाली बात है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत विभिन्नताएं कुछ अनुवांशिक ले जाती हैं और एनवायरनमेंट द्वारा अर्जित की जाती हैं। अनुवांशिक का मतलब कि सबको अपने खुद के पेरेंट्स के द्वारा या जो भी उनके फैमिली मेंबर है उनके जो है उनके सिस्टम के हिसाब से उन्हें जो है अनुवांशिक चीजें मिलती हैं, फिजिकल, मेंटल और टेम्परामेंटल। ठीक है, शारीरिक और मानसिक और टेम्परामेंटल जो है आपका, वो आपके फादर मदर के हिसाब से मिलता है। बट एक्वायर, अर्जित की गई चीजें जैसे सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, इमोशनल, ये चीजें आप अर्जित करते हैं वातावरण से, क्योंकि वातावरण में आप जिस तरह के माहौल में रहते हैं वो चीजें ऑटोमेटिक आपके अंदर ढल जाती हैं, उस तरह के सिस्टम में आप ढल जाते हैं। तो ये जो है आपका एक्वायर करते हैं। और इनहेरिटेड, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के दो टाइप्स के मेन है और उसमें जो है आपका इस तरह से आप सीखते हैं चीजों से। मतलब एक्वायर करते हैं मतलब आप अर्जित करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, तो वो सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल और इमोशनल से, यानी सामाजिक, सांस्कृतिक और आपका एजुकेशनल यानी प्रशिक्षित, और उसके बाद जो है इमोशनल यानी सांवेगिक। ठीक है, तो शिक्षित से रिलेटेड और इमोशनल, सांवेगिक से रिलेटेड, संस्कृति और समाज से आप जो है ना अर्जित करते हैं चीजों को। और अनुवांशिक जो मिलता है आपको टेम्परामेंटल, मेंटल, फिजिकल चीजों से। ठीक है, तो ये था आपका अब तक व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इन सब चीज़ों को बहुत ही बेसिक तरीके से आप समझ रहे होंगे, ये मैंने काफ़ी डिस्कस करा। और अब हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। ठीक है, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज ए प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन, परसिस्टेंस एंड वाइगोर ऑफ अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यानी मोटिवेशन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने जो गोल हैं, जो आपका एम है, जो आपका टारगेट है, उस तरह के बिहेवियर को करने के लिए आप एकदम उत्सुक हो जाते हैं, आपको एकदम मतलब एनर्जी मिल जाती है। वो प्रोसेस जो है आपका मोटिवेशन कहलाता है। अब मोटिवेशन के दो प्रकार के होते हैं, देखिए कौन से, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल यानी आंतरिक रूप से, लोकस ऑफ कंट्रोल जिसे इंटरनल कहते हैं, और एक्सट्रिंसिक यानी एक्सटर्नल यानी लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है। अब ये आंतरिक मोटिवेशन यानी इंटरनल और ये एक्सट्रिंसिक, ये क्या होता है? तो देखिए आंतरिक का मतलब कि जो आपको इंटरनली मोटिवेट करता हो, मतलब आप अपनी खुद की परिस्थितियों को, मान लीजिए आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से,
जहाँ की सिचुएशन को देख करके आपको खुद अंदर से लगता हो कि मुझे पढ़ाई करके कुछ बड़ा करना है ताकि अपने घर की स्थिति सही करनी है। पर एक तरीका होता है कि आपको जो है ना बाहर से मोटिवेशन दिया जाए। बाहर से मोटिवेशन का मतलब आपको ये मतलब एक्साइट किया जाए कि आप ये वाला काम कर लोगे, मतलब आप इस क्लास में अच्छे नंबर लेके आओगे तो मैं आपको साइकिल दूंगा, तो आप ये वाला क्वेश्चन लर्न कर लोगे तो आपको चॉकलेट दूंगा। ये सारी चीजें जो है आप जब करेंगे तो ये जो है आपका एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन बोला जाएगा। ठीक है, ये बाहरी जो है आपका बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। और आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत जो आप खुद से अंदर से मोटिवेटेड रहते हैं वो आपका, तो इसको आइए थोड़ा और डीप में देखते हैं। जैसे अंत आत्मा से लोभ की दृष्टि से जो होता है, जैसे अंत आत्मा से जो मोटिवेशन होता है वो आपका इंटरनल, और लोभ की दृष्टि से वही कहा ना, कोई रिवार्ड दिया जाए, सैलरी दी जाए, मार्क दी जाए, कोई लालच दिखा करके अगर आपसे जो है मोटिवेशन लेकर के काम लिया जाए तो ये जो है आपका बाहरी मोटिवेशन यानी लोभ की इंटरनल एक्सटर्नल मोटिवेशन बोला जाएगा। देखिए, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर, इनका पूरा नाम जो है फ्रेडरिक स्किनर का अभिप्रेरणा के संबंध में मानना है कि मोटिवेशन नेशनल हाईवे की तरह होता है। जितना अच्छा मोटिवेशन होगा सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा। यानी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर साहब का कहना था कि अभिप्रेरणा का संबंध जो है ना मोटिवेशन जो है एकदम नेशनल हाईवे की तरह होता है कि जितना अच्छा आपका मोटिवेशन होगा, जितना अच्छा आप अभिप्रेरित होंगे, उतना जल्दी आप सफल होंगे, उतना जल्दी सक्सेस रेट आपका बढ़ेगा। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं, बच्चों में इंटरनल अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। एक्सटर्नल मोटिवेशन को बढ़ावा देने की भाई नई बात करी गई है। बच्चों को क्या करना है, इंटरनल मोटिवेशन यानी आंतरिक रूप से वो अभिप्रेरित हो किसी काम करने के लिए। अभिप्रेरणा एक साइकिल है, इसमें हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। देखिए, अभिप्रेरणा साइकिल को देखिए याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है एनडीए गार। इसके 6 स्टेप होते हैं, एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। एनडीए का मतलब, एन का मतलब नीड, यानी अभिप्रेरणा देखिए कब आती है, जब हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। फिर ड्राइव यानी प्ररोध, फिर उत्तेजना हमारे अंदर होती है अराउजल, फिर उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर तब हम करते हैं, दिशा निर्देशित व्यवहार, फिर हमें अचीवमेंट मिलती है, फिर हमारे जो है रिडक्शन ऑफ अराउजल यानी उत्तेजना में कमी आ जाती है, फिर हमें जरूरत पड़ती है, फिर हम प्ररोध करते हैं, फिर प्ररोध होता है हमारे अंदर, ड्राइव होता है, फिर अराउजल उत्तेजना आती है, फिर उसके बाद जो है दिशा निर्देश और अचीवमेंट होती है, फिर ये उत्तेजना में कमी, फिर आवश्यकता। मतलब ये जो है आपका एनडीए गार एक साइकिल है, ये हमारे जीवन में चलता रहता है। और ये जो है आपका अभिप्रेरणा का चक्र है, इसे एनडीए गार से याद कर सकते हैं, यानी नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड, अचीवमेंट, रिडक्शन ऑफ अराउजल। देखिए, इंग्लिश वाले वर्ड्स इसलिए आपको अच्छे रहेंगे, रीजन क्या है, क्योंकि इंग्लिश वाले वर्ड्स चेंज नहीं होते, जो हैं वही एक वर्ड्स आपके एग्जाम में भी दिख जाएंगे। पर हिंदी के एक ही वर्ड्स के कई सारे मतलब समानार्थी शब्द हैं, तो वो आपको कई और वर्ड्स भी यूज कर देता है, जिससे हो जाती है दिक्कत। तो इसलिए इंग्लिश वाले वर्ड्स जो है थोड़ा ज़्यादा इसमें यूज हुए हैं और जो आसानी होते हैं एग्जाम क्लियर करने में। तो एनडीए गार यानी नीड, ड्राइव, अराउजल, नीड, ड्राइव, अराउजल, और आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट और रिडक्शन ऑफ अराउजल। ठीक है, ये आपका साइकिल ऑफ मोटिवेशन है, यानी अभिप्रेरणा का चक्र है। देखिए, कुछ और बातें हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए क्या है कि मध्याह्न यानी मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी, 1995 में। मिड डे मील की शुरुआत करने की वजह क्या थी? क्योंकि देखिए बच्चे पढ़ेंगे तभी जब उन्हें मतलब कुछ ऐसी फैमिली के जो गवर्नमेंट सिस्टम ये बना रही थी, तो गवर्नमेंट स्कूल जो है वो आर्थिक तौर से जो वीक हैं उन्हीं के लिए गवर्नमेंट स्कूल बनाया गया है खास तौर से। तो जो आर्थिक तौर से वीक हैं वो बच्चे जब अच्छे तरीके से भोजन भी नहीं कर पाएंगे तो वे स्कूल आके सीखेंगे कैसे? तो इसलिए मिड डे मील की शुरुआत करी गई थी, ताकि उन्हें पहले फिजिकली फिट रखा जाएगा, तभी वो मेंटली चीजें सीख पाएंगे। तो इसीलिए मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी। और फिजिकल नीड्स यानी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सर्वाइवल नीड यानी अस्तित्व की जरूरत है, फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, मिड डे मील। तो इसीलिए जो है आपका
मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। और शारीरिक आवश्यकताओं की देखिए ज़रूरत है, अस्तित्व की ज़रूरत है, हमें ये पता है। फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, मिड डे मील, यानी हमें जो है खाने की ज़रूरत है, हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए हमें शारीरिक आवश्यकताओं के लिए पानी की ज़रूरत है, शेल्टर की ज़रूरत है, स्लीप, मिड डे मील की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और भी बचे हुए टॉपिक्स को। ये आपका CDP अभी 2 वीडियो उम्मीद है पड़ेगी तब कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों को और बहुत सारे टॉपिक क्लियर करने हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ सबको बताइए जिनको सीटेट का पेपर है, एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और आप ध्यान से देख रहे होंगे तो 1-2 बार में आपको क्लियर भी हो जाएगा पूरा, अगर पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। थैंक यू।